जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, हमने 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर दिया है बिलियन, जिसमें हमने 3 लेक्चर पढ़ा भी दिया। आज हमारा चौथा लेक्चर है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, आप सबसे पहले समझिए हिमांक क्या होता है। आपने देखा होगा कि फ्रिज में पानी रखते हो, वो बर्फ बन जाता है, या पहाड़ों पे पानी जो होता है वो बर्फ बन जाता है। तो ऐसा होता कैसे है? यदि आप पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दीजिए, वो धीरे धीरे जमने लग जाता है। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव जमने लग जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। विलायक का हिमांक अधिक होता है, लेकिन विलयन का हिमांक कम होता है। तो विलायक और विलयन के हिमांक के बीच के अंतर को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, विलायक का हिमांक अधिक तथा विलयन का हिमांक कम होता है। इसी अंतर को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। विलायक से विलयन बनने में जो हिमांक में कमी आ जाती है, उसे ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। यदि विलायक का हिमांक T1 तथा विलयन का हिमांक T2 हो, तो हिमांक का अवनमन। यदि कि जैसे हम विलायक का जो हिमांक होता है उसे T1 से दर्शा दें और विलयन का हिमांक T2 से दर्शा दें, तो हिमांक के अवनमन का जो सूत्र होगा, डेल्टा टी एफ बराबर T1 माइनस T2 हो जाएगा। यानी कि ज्यादा में से कम को दर्शा देंगे। यदि हम T1 से T2 को हटा दें, मतलब कि माइनस कर दें, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि हिमांक का अवनमन कितना है। तो आप देखिए, यहाँ पर लिखा है विलयन की हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। जो क्वथनांक का उन्नयन था वो भी मोललता के समानुपाती, और जो हिमांक का अवनमन है ये भी मोललता के समानुपाती। तो डेल्टा टी एफ प्रपोर्शनल एम, डेल्टा टी एफ प्रपोर्शनल एम होता है। और यदि प्रपोर्शनल का चिन्ह हटा दें तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम। प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो के एफ आएगा। और जहां पर के एफ क्या है, जहां पर डेल्टा टी एफ, यहाँ पर टी एफ नहीं बल्कि के एफ रहेगा। के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक है, जहां पर के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक का अवनमन। के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। एम क्या है, मोललता है। यदि हम मोललता का मान 1 ले लें, यहाँ पर है, यदि मोललता का मान 1 ले लें, तब हिमांक का अवनमन हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ हो। यही हो जाएगा हिमांक का अवनमन, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। परासरण क्या होता है? चौथा हमारा टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या था, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा टॉपिक था क्वथनांक का उन्नयन। और तीसरा टॉपिक क्या है, हिमांक में अवनमन। चौथा टॉपिक है परासरण। परासरण जो होता है एक क्रिया है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, हम एक बॉक्स बना लेते हैं, और इस बॉक्स में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं, और हम दोनों तरफ एक विलयन डाल देते हैं, यहाँ भी विलयन हो गया और यहाँ भी विलयन हो गया। एक विलयन को नाम दे देते हैं T2 और एक विलयन का नाम दे देते हैं T1। और ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली, जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दो विलयनों को अलग किया जाता है, जब दोनों विलयन को अलग किया जाता है, तब क्या होता है, विलायक के जो अणु होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भागते हैं। जैसे इस विलयन में कम सांद्रता है, इस विलयन में अधिक सांद्रता है, तो विलायक के अणु इधर से इधर की ओर भागेंगे, इधर से इधर की ओर भागेंगे। और यदि इधर सांद्रता अधिक है, इधर सांद्रता कम है, इधर सांद्रता अधिक है, तो इधर भागने लग जाएंगे। यानी कि जो विलायक के अणु होते हैं वे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भाग जाते हैं। इस घटना को कहते हैं परासरण। तो यहाँ पर लिखा है, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, याद रखना, भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है,
तब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित हो जाते हैं। यह घटना परासरण कहलाती है। परासरण दो प्रकार का होता है। परासरण दो प्रकार का होता है। नंबर एक है अंतः परासरण। अंतः परासरण क्या है? यह चना जो होता है, चना जो है वो भी धीरे धीरे फूलने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? पानी क्या है? विलायक है, और पानी की जो बूंदे मतलब वो विलायक के अणु है। तो विलायक के अणु बाहर से अंदर की ओर यानी कि चने में घुसने लग जाते हैं, तो यही वजह है चना फूल जाता है। तो जब विलायक के अणु बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तब इसे कहते हैं अंतः परासरण। जैसे यहाँ पर है, जब परासरण की क्रिया बाहर से अंदर की ओर होती है तब इसे अंतः परासरण कहते हैं। यानी कि जब विलायक के अणु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तब इन्हें अंतः परासरण कहते हैं, क्योंकि चने में प्रवेश करता है जब पानी के अणु तभी वे फूलते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, अंतः परासरण, जब परासरण की क्रिया बाहर से अंदर की ओर होती है तब इसे परासर अंतः परासरण कहते हैं। नंबर 2 है बाह्य परासरण। बाह्य परासरण क्या है? देखिए, जैसे आप नमक का घोल ले लीजिए, और नमक का घोल ले लीजिए, उसमें जो है अंगूर डाल दीजिए। अंगूर से क्या होगा? अंगूर के अंदर का जो रस होता है वो धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर आने लग जाएगा। जब परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है तब इसे बाह्य परासरण कहते हैं। जब परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है तब इस घटना को बाह्य परासरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं परासरण दाब। आपने देखा कि जो विलायक के अणु होते हुए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भाग जाते हैं, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। लेकिन हम परासरण की क्रिया को कभी कभी रोक सकते हैं, हमें आवश्यकता पड़े तो हम रोक सकते हैं। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हमें खूब दाब लगाना पड़ता है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब की आवश्यकता पड़ती है उस दाब को ही कहते हैं परासरण दाब। जैसे यहाँ पर लिखा है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया उपयुक्त न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। उपयुक्त न्यूनतम दाब यानी कि उतना ही दाब लगाओ जितना की आवश्यकता हो। जब परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा दोगे तब इस परासरण की क्रिया जो है विपरीत दिशा में होने लग जाती है, और इसे ही कहते हैं प्रतिलोम परासरण। तब प्रतिलोम परासरण में क्या होता है कि जो विलायक के अणु होते हैं वे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर भागने लग जाते हैं, जबकि परासरण में क्या था? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भागते थे विलायक के अणु। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली जो विलायक के अणु को आर पार जाने देती है परंतु विलायक के अतिरिक्त किसी भी कण को आर पार नहीं जाने देती, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं है, आपको पता ही है। अर्धपारगम्य झिल्ली के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक होता है प्राकृतिक झिल्ली। उदाहरण में एक है प्राकृतिक झिल्ली, तो जैसे कोशिका की झिल्ली हो गई, अंडे की झिल्ली, ये क्या है? ये प्राकृतिक झिल्ली है। और नंबर 2 है कृत्रिम झिल्ली। तो इंसानों द्वारा बनाई गई झिल्ली को कृत्रिम झिल्ली कहते हैं, जैसे कि Cu2 FeCN6 या क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। यही दो है। दोस्तों, आज का लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।